जरा हुदैबिया को समझिए कि यह है क्या। हुदैबिया केस जो है, इसके पीछे एक कानून है जो 1992 में मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। 1992 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने एक कानून बनाया था और उस कानून के अंदर यह लिखा था कि जो शख्स भी फॉरेन फंडिंग जो फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना चाहता है या फॉरेन करेंसी रखना चाहता है या उसको लेकर जाना चाहता है या उसको लेकर आना चाहता है या अपने पास होल्ड करना चाहता है तो उसके लिए कोई कदगन नहीं होगा, कानून उसको नहीं पूछ सकता। और उसके बाद बहुत सारे फिक्टिशियस अकाउंट, यानी ऐसे अकाउंट जो जाली आप कह सकते हैं उनको, ऐसे अकाउंट जो मशकूक अकाउंट हैं, वो खोले गए और उनके अंदर बेशुमार पैसा जमा हो गया। फिर उन अकाउंट्स के अंदर से बाद में मनी लॉन्ड्रिंग की गई और वो पैसा बैरून मुल्क रहने वाली कुछ फैमिलीज के खाते में डालकर हुदैबिया पेपर मिल के अंदर अचानक बहुत बड़ी अमाउंट्स ट्रांसफर हो गई। अब जब उन फैमिली से रब्ता किया गया तो पता चला, उन्होंने कहा जी हमने तो कभी पैसा दिया ही नहीं। काजी फैमिली है, उन्होंने कहा हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसहाक डार साहब को हमने अपने डॉक्यूमेंट दिए थे सिर्फ और सिर्फ उनको रिन्यू करने के लिए, आईडी कार्ड या पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट हमने इसलिए दिए थे। उन्होंने अकाउंट खोले, उसके अंदर पैसे डाले और वहां से निकाल के हुदैबिया के लिए भिजवा दिए एक ऑर्डर की शक्ल में। तो ये पैसा कहां से आया, जब ये सवाल पूछा गया शरीफ खानदान से सन 2000 में, तो उसका जवाब नहीं दे पाए। और इसके अंदर मियां शरीफ साहब, उनकी अहलिया, अल्लाह ताला दोनों को गरीक रहमत करे, दोनों इस दुनिया में नहीं है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, अब्बास शरीफ और हमजा शहबाज और हुसैन नवाज, ये लोग और इनके अलावा एक दो और लोग फैमिली के हैं, वो सारे इसमें थे। इसहाक डार साहब इसमें एक वादा माफ गवाह भी बन गए थे और उन्होंने बताया था कि मैंने मियां साहब के कहने के ऊपर ये सारी ट्रांजैक्शंस की थी। लेकिन वो पैसे का आज तक बता नहीं पाए कि ये पैसा आया कहां से, और जहां से वो पैसा बताया गया उन लोगों ने कहा जी कि ये हमारा नहीं है। यानी जिस काजी फैमिली की बात की गई उन्होंने डिसओन कर दिया, उन्होंने कहा ये पैसा हमारा है ही नहीं और हमने कभी ये अकाउंट खोले ही नहीं और ये जाली कार्रवाई की गई है और ये इसहाक डार साहब ने हमारे डॉक्यूमेंट लिए थे, उन्होंने किया है। और ये पैसा फिर कुछ पैसा जो मनी एक्सचेंज करने वाले हैं वहां से लाया गया, कुछ पैसा जो है विड्रॉ करा के। जब एटॉमिक धमाके पाकिस्तान ने किए 28 मई 1998 में 28 मई को, तो फौरी तौर पे पाकिस्तान ने अपना कानून बदल दिया क्योंकि पैसा पाकिस्तान से बाहर जाने के खतरात थे। तो उस वक्त जो है वो, उसके बाद ये इंक्वायरी शुरू हुई और ये सारे मामला खुले। जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत चला गया तो आज तक शरीफ खानदान नहीं बता पाया। अच्छा, इसमें अब शरीफ खानदान का ये कहना कि हमारी बड़ी तहकीकात हुई है, जबकि अगर इस केस के मेरिट्स को आप देखें तो आपको पता चलता है कि 2003 में जब डील हो चुकी थी नवाज शरीफ साहब की और मुशर्रफ साहब की, तो उस दौर में नैब के प्रोसिक्यूटर ने जाके अदालत में ये कहा कि इस केस के मुल्जिमान पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये केस एडजर्न कर दिया गया। इसको फिर उसके बाद नहीं सुना गया। 2008 में जब दोबारा खोलने की कोशिश की गई तो उस दौर के चेयरमैन नैब ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। उसके बाद जब दोबारा ये हाई कोर्ट में गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसको, बहुत लंबा टाइम बाद हो चुका था, इसको फारग कर दिया। और उसके बाद जब इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2015 में खोलने की कोशिश की गई तो जस्टिस कादी फायद ईसा साहब थे, जस्टिस मुशीर आलम साहब थे और एक और जस्टिस साहब थे, 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस मामले को जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया कि आप बहुत ताख़ीर से आए हैं। ये केस हमेशा टेक्निकल बुनियादों पे बंद हुआ है, मेरिट की बुनियाद पे कभी बंद नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब इसको खोल रहे हैं, क्या इसमें से वो कुछ निकाल पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और सिरे महल का जो केस है वो भी बड़ा सादा है। जरदारी साहब पे 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, इन सारे सालों के अंदर ये इल्जाम लगता रहा कि उन्होंने सिरे महल खरीदा है। लेकिन 1995 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जरदारी साहब ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया और तहकीक करने वालों को, तफ्तीश करने वालों को यह बयान दिया कि हमारा इस महल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अचानक 2004 में जरदारी साहब ने कहा कि 2003 में यही महल मैंने खरीद लिया है। सुनने में भी अजीब लगता था और समझने में भी नहीं आ रहा था। बरतानी अखबारात ने इसकी बाकायदा खबरें छापी थी, जिनको लाकर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो असेंबली का फ्लोर था वहां पे सारे मुस्लिम लीगियों को दिया और वो अखबारात की कॉपीज जो है उनको लहराया गया। ये बात है 90s की और उस दौर में ये मामला बहुत उछला था। तब पीपल्स पार्टी ने कहा हमारे नहीं है, लेकिन 2003 में उन्होंने कहा कि जनाब ये फ्लैट्स हमने 2003 में खरीदे और 2004 में उनको ऑन कर लिया। 2009 के अंदर डेली मेल्स ने इसके ऊपर बहुत बड़ी डिटेल में दोबारा कवरेज की, सारे सबूत दिए कि कितने में, $34 मिलियन में आसिफ जरदारी साहब ने बहुत पहले इसको खरीद लिया था और 2015 में इसको फरोख्त भी कर दिया। अब इसका भी वो कह रहे हैं कि पता करें कि ये पैसे कहाँ से आए और कैसे उन्होंने इसको खरीदा, तो इसका क्या मनी ट्रेल हासिल किया जा सकता है। ये इब्तदाई करप्शन के केसेस हैं और इनके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकते, ये लगता है इनके मुखालिफिन को। हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद होंगे
फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद होंगे। अब इमरान खान साहब ने दोबारा खोल दिया इन दो मामलों को, सिरे महल के मामले को और जो दूसरा मामला है वो हुदैबिया का है, जबकि ब्रॉडशीट का मामला तो खुद ही खुल गया है। और ब्रॉडशीट के मामले में खाली ये नहीं है, बहुत सारे और पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े पर्दानशीनों के नाम हैं और उन सबके ऊपर तहकीकात होंगी। ना सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि रिटायर फौजी हैं, रिटायर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बल्कि मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनके अलावा जो है वो बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनके भी नाम हैं। तो इन सब के मामला खुलेंगे। क्या इमरान खान साहब इतना बड़ा मामला खोलकर किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, या इसमें भी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बदनाम करने के तक और उनको एक्सपोज करने तक वो महदूद रहेंगे? ये पहला सवाल है मेरा, और ये मैं चाहता हूं कि पीटीआई से हम इसका जवाब लें। सर जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला ये है इमरान कि अगर हम अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देखें, ये कहानी पाकिस्तान में कोई पहली दफा तो हो नहीं रही। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब का अमल शुरू हो तो बिग फिश से होगा, तो कम से कम कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। बहैसियत पीटीआई की हुकूमत, जिसका पूरा मैनिफेस्टो का कॉर्नरस्टोन ही एहतसाब था, अकाउंटेबिलिटी था, हाउ कैन वी फोरगो दैट एजेंडा? हमारे लिए ये अहम है, जरूरी है कि देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि स्विट्जरलैंड की अदालतें कोटेक्ना को सजा दे देती हैं रिश्वत देने के लिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने जिसने रिश्वत ली उसका पता नहीं चलता। फ्रांस में सबरीन स्कैंडल तक प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो गया, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन्वॉल्व हो गया, उनको 90 इयर्स प्लस एज है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं 19 साल बाद भी। हम अपने यहाँ किसने लिए वो पैसे सबरीन केस के अंदर, हम अपने यहाँ तहकीकात नहीं करने। हमारा ऑफिशियल एम्बेसडर स्विस कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ करता है। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर वो लूज कर जाता है अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप फॉर नॉट राइटिंग अ लेटर ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दिस इज हाउ डीपली रूटेड दिस करप्ट माफिया इज। अब इनके खिलाफ जब भी जंग लड़ी जाएगी तो इसके लिए हुकूमत वक्त जो भी होगी उसको मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए हमें ये इक़दाम करने जरूरी हैं, वॉट एवर इट टेक्स। और मैं ये समझता हूं सर इसमें देखिए इक़दाम आप क्या करेंगे? देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसको बंद कर चुका, मुशर्रफ साहब डील कर चुके, टेक्निकल बुनियादों पे हमेशा ये केस खत्म होता गया। आज से 2 साल बाद पीएमएल या शरीफ खानदान कह रहा होगा कि इमरान खान ने भी पूरा लिया, हुदैबिया में कुछ नहीं निकाल सका, हम अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सुरखरू हो गए। ये देखिए, मैं आपकी बात को जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उससे सहमत हूं और समझता हूं कि व्हाट आर योर पॉइंट। देखिए, जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलती, देखिए जरदारी साहब का केस जो है एक बड़ा क्लासिकल केस है कि वो 9 साल नहीं 11 साल बकौल उनके वो जेल में रहे। किस किस्म की जेल में रहे मैं उस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन 11 साल में उनके जितने मुकदमे थे किसी एक मुकदमे पे फैसला नहीं आया। जैसे कभी उनका वकील छुट्टी पे होता था, कभी प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे होता था, कभी विटनेसेस नहीं आते थे, कभी जज चला जाता। फारूक नाइक साहब ने इसमें पीएचडी किया हुआ है और ये पीएचडी जो है वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक, और वो उनके बाकायदा वकील चल रहे हैं। और दिस इज द ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जिससे जरदारी साहब अपने आप को बचाते जा रहे हैं। अभी आप ये पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई है, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा गया है, तो इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इट्स नॉट दैट सिंपल कि वो प्लेटलेट काउंट्स इतने कम हो गए कि लोगों को सुबह होता था कि वो जिंदा कैसे हैं। इस वक्त 2500 प्लेटलेट काउंट पे आदमी जिंदा नहीं रहता, और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो जहाज पे जाते हैं और नेक्स्ट डे इन लंदन इज आउट फॉर अ वॉक। सर मियां साहब ने पुरानी खुराकें खाई हुई हैं, वो देखें ऐसे थोड़ी सबके साथ थोड़ी होता है, उनकी बड़ी अच्छी मेडिकल कंडीशन। ये कब कहता हूँ, हर जगह होते हैं वो असरात उसके, ठीक है ना। वो चर्बी जितनी फैट होती है वो कहीं ना कहीं तो जाके जमती है, वो मुझे पायों में काफी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। तो अच्छा, मुझे जरा इस पे रहने देना। मैं जनरल साहब, मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब इसमें से क्या निकालेंगे जो आज तक नहीं निकल। टेक्निकल बुनियादों पे ये केस हमेशा बंद हुआ है, मेरिट पे इस केस को सुना नहीं जा सका या परसू नहीं किया जा सका, और यही वो पहला केस है जहां से मामले का आगाज होता है। इमरान खान साहब ने इसको उठाया, हो सकता है बदनाम करें, पॉलिटिकल माइलेज लें, लेकिन
इसमें से कानूनी नुक्ते को अगर हम देखें तो आपको लगता है कि कुछ आउटकम निकलेगा इन दोनों केसेस का ब्रॉडशीट के अलावा? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप प्योरली टेक्निकल जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उस तरफ जाएंगे तो इससे कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि जो भी हुआ है, चाहे वो हुदैबिया पेपर मिल्स का केस है या सारे जो स्टेट है उसका रॉकवुड स्टेट का केस है, ये बड़ा टेक्निकल बुनियादों पे खेला गया है। और इसमें जो दुख की बात ये नहीं है, दुख की होती है ये चीजें लोग करते हैं दुनिया में, दुख की बात ये है कि इसने हमारा सारा निजाम जो पाकिस्तान का है इसको नंगा करके रख दिया। इसमें आपके चाहे जमहूरियत दौर के हुक्मरान हो चाहे मिलिट्री दौर के हुक्मरान हो, इसमें हमने अपने सियासी जो सौदाबाजी का ये बड़े वाज़ेह है कि हम सियासी सौदाबाजी करके कहां तक पहुंच चुके हैं। नंबर 2, इसका इससे बड़ा दुख ये है, तकलीफ अमर ये है इसमें कि हमारा जो निजाम अदल है वो इसमें कम्प्लिसिट है। इसमें हमने जान के उसको फंसाया या वो फंस गए बीच में या उन्होंने साथ दिया, इसमें वो भी कम्प्लिसिट है। इसमें रिजल्ट ये है कि आज अगर पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो साहिबान हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैंने नकवी साहब की बात सुना तो भाई सही कह रहे हैं, या डॉक्टर तारिक फजल होंगे, कोई भी ये शख्स ये नहीं चाहेगा कि इन मामलात की साफ और शफाफ तहकीकात हों और हमारा जो निज़ाम अदल है वो इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए इनको, और इसके लिए साल ना लगे। ये इसका क्रक्स है। और मेरा नहीं ख्याल कि टेक्निकल बुनियादों पे इसको दोबारा खोलने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि जो हुदैबिया पेपर मिल्स का केस है, इसमें तो जो तमाम कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई थी, जज के सामने इसहाक डार साहब की हैंड रिटन स्टेटमेंट है और उनकी हैंडराइटिंग से बड़ी इंप्रेसिव है इसमें देख, और एक चीज डिटेल की उन्होंने कैसे सारा कुछ केस किया गया है सर। लेकिन 2003 में नैब के प्रोसिक्यूटर ने वहां पे ये कहा कि इसके मुल्जिमान मुकम्मल मौजूद नहीं है, कुछ पाकिस्तान से बाहर है, और इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आपको पता है उस टाइम एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, तो मामला खत्म हो गया क्योंकि डील हो चुकी थी। देखिए इसमें एक और चीज भी देखिए ना, अब जब नवाज शरीफ साहब को एक सजा हुई थी जहाज अगवा केस में, मैं केस बैरेट की बात नहीं कर रहा, वो सऊदी अरब भी चले गए, जब वापस आए तो ये भी टाइम बार था केस। ये इसको उस वक्त चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ खोला बल्कि तमाम मराद जो नवाज शरीफ साहब को दी उन्होंने इस बात की। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि देखिए आपके निजाम अदल है, ये इस वक्त बड़ा बेर आपके सामने खड़ा आ गया, इसमें ना तो सख्त है ना ही ये इस काबिल आपने छोड़ा है इसको कि ये जो भी मंतक़ी अंजाम तक किसी केस को पहुंचा दे। अगर तो जुर्म किया सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया तब भी इनको फारिग करें, चाहे नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है, मैं हूं, ये कोई भी है, ये कम से कम एक तरफ तो खुला होकर आए ना। ये तो ना हो कि हमारे जो निजाम में जो भी फैसले आ रहे हैं, जो मुझे पसंद है, जब नवाज शरीफ साहब का जो टाइम बार्ड केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको उनके हक में दे दिया तो उनको कोई मसला नहीं था। अब इसको उस वक्त जो फैसला आया था हुदैबिया का, इस पे कंडीशन चीज भी आई थी कि मीडिया को हुक्म दिया गया था कि अब इसमें बात भी नहीं करेंगे। हैरानकुन चीजें है ना, ये चीजें जो है ये हमारे लिए है, लेकिन मैं हो जाए तो मुआवजा होगा, मुझे उम्मीद नहीं है।